Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take a very important class and this is the first class in this batch. So let's start. Myself Anurag Singh. I have secured around 4000 rank in CLAT, AIR 13th in MSCET law, AIR 22 in JMI law and 89.92 percentile in CUET. Currently I am pursuing my BLB at Government Law College, Mumbai. This is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the topics from The Hindu that I share on this channel daily, as well as legal terms, legal maxims, and words from Word Power Made Easy. Okay, so these things also I share on this channel on daily basis. So join this channel to get all these benefits. So how CLAT asks questions in for GK section. So if this is a topic, okay, अगर ये टॉपिक है तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जीके में पूछता है क्लैट. गेटिंग? जैसे उसके हिस्टोरिकल रिलेशन, उसके करंट से रिलेशन, उसके इकोनॉमिक से रिलेशन. अगर कोई फॉरेन का टॉपिक है तो उसका इंडिया से रिलेशन, ज्योग्राफी से रिलेशन, उसके कुछ इफेक्ट्स हो रहे हैं वो, या और भी कोई किसी बॉडी से उसका रिलेशन है, इंटरनेशनल बॉडी या नेशनल बॉडी, तो उससे, तो इस तरीके से क्लैट क्वेश्चंस पूछता है. मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जीके सेक्शन. गेटिंग? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक. हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिपील ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935. तो ये एक्ट किस स्टेट में है? तो ये एक्ट है असम का. Getting? This act is of Assam. So, on February 23, Assam government announced that the state cabinet has decided to repeal Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act of 1935. तो असम की गवर्नमेंट ने 23 फरवरी को ये डिसाइड किया है कि ये असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को ये रिपील कर देंगे. इन द मीटिंग Cabinet approved the Assam Repealing Ordinance 2024, which will repeal the 89-year-old act. तो ये उन्होंने नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं. इसका नाम है असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024. सो यू शुड लर्न दिस ऑर्डिनेंस. अब इसमें ऑर्डिनेंस की बात की गई है तो आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ ऑर्डिनेंस क्या चीज होती है. सो ऑर्डिनेंस और एक एक्ट की पावर सेम होती है. गेटिंग? ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब हमारी लोकसभा या राज्यसभा और इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर फंक्शन नहीं कर रही होती हैं, तो अगर सरकार को कोई लॉ लाना होता है तो वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाते हैं. गेटिंग? और ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कौन करता है? तो एट सेंट्रल लेवल its president and state level its governor. Getting? इसकी पावर कहाँ दी गई है? तो जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की प्रमलगेशन की जो पावर दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो गवर्नर की दी गई है वो दी गई है आपकी आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गेटिंग? सो आप इस चीज को, इस आर्टिकल्स को आप याद कर लीजिए कि प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है तो उसका आर्टिकल है 123 और गवर्नर करता है तो उसका आर्टिकल है 213. गेटिंग? सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट. अब इस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. तो this act was enacted in 1935. Got it? The act lays down the process of registration of Muslim marriages and divorce. तो इस एक्ट के अंदर आपको मैरिज भी रजिस्टर करना है एंड डाइवोर्स भी रजिस्टर करना है. गेटिंग? इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था 2010 में. So the amendment says that
It replaced the word voluntarily in the original act with compulsory making registration of Muslim marriages and divorce in the state of Assam. समझ रहे हो आप? पहले इस एक्ट में क्या था कि आपका मन है आप रजिस्टर करिए, नहीं मन हो तो आप मत रजिस्टर करिए। गेटिंग? बट 2010 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसके थ्रू ये कहा गया कि आपको कंपल्सरीली रजिस्टर करना है। गेटिंग? तो आपको कंपल्सरी है इस एक्ट के अंदर अपने मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर करना। गॉट इट? अब ये एक्ट कहता क्या है? सो द एक्ट ऑथराइजेस द स्टेट टू ग्रांट लाइसेंस टू एनी पर्सन बीइंग अ मुस्लिम टू रजिस्टर मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस विथ मुस्लिम रजिस्ट्रार्स डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। गेटिंग? तो मुस्लिम रजिस्ट्रार्स के पास जाके जो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह रहते हैं उनसे आप अपने मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर कराइए। It lays down the process through which marriage and divorce applications can be made to the registrar and processed for the registration। तो आप इसके थ्रू अपना मैरिज को रजिस्टर और डाइवोर्स को रजिस्टर करा सकते हैं। Crucially, the act is in line with Muslim personal law। तो मुस्लिम्स के लिए एक अलग से लॉ है, उसको बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937। गेटिंग? तो ये एक्ट इस लॉ को फॉलो कर रहा था। गेटिंग? सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो। अब असम गवर्नमेंट ने इस एक्ट को रिपील क्यों किया था? इनका रैशनल क्या है इस एक्ट को रिपील करने में? सो असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा called this decision another significant step towards prohibiting child marriage in the Assam, stating that the act contains provisions allowing marriage registration even if bride and groom have not reached the legal marriageable age of 18 and 21। Getting? So असम में चाइल्ड मैरिज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज। और मुस्लिम लॉ में ऐसा है कि इफ अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी शी कैन मैरी। गेटिंग? और प्यूबर्टी की एज क्या होती है? वो लगभग 12 प्लस टू 14 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी अ गर्ल रीचेस अ प्यूबर्टी। गेटिंग? सो और अगर आप 18 ईयर्स के नीचे अगर मैरिज कर रहे हैं फिर तो ये चाइल्ड मैरिज हुआ ना। असम की गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये तो चाइल्ड मैरिज हुआ और इसके अंडर आप अपनी मैरिज को रजिस्टर भी करा रहे हैं। दैट्स व्हाई दे ट्राई टू रिपील दिस एक्ट। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और असम में क्या है कि पूरे इंडिया में चाइल्ड मैरिज के केसेस डाउन हो रहे हैं पर असम में ये अप हो रहे हैं। आई विल टेल यू द स्टैटिस्टिक्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन अनप्रेसिडेंटेड प्यूनिटिव क्रैकडाउन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस इन द स्टेट, अरेस्टिंग मोर देन 4,000 and prosecuting most of them under Protection of Children from Sexual Offences Act। इसको पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। पॉक्सो एक्ट ये इफेक्ट में कब आया था? ये आपका इफेक्ट में आया था 2012 में। गेटिंग? सो दिस इज ऑल्सो एन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके? असम गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है
कि दे विल इरेडिकेट चाइल्ड मैरिजेस बाय 2026। गेटिंग? और ये सारे स्टेप्स इसी डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं कि 2026 तक ये चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दें। इन दिस स्टेट। गेटिंग? सो इसीलिए सरकार चाह रही है कि चाइल्ड मैरिज को हम प्रोहिबिट कर दें बाय 2026 इन द स्टेट। सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हमारी कंट्री में एक बॉडी है, उसका नाम है एनसीआरबी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, इस बॉडी का काम क्या होता है कि ये इट कंपाइल्स एंड पब्लिशेस द डेटा on the number of cases of child marriages registered under the Prohibition of Child Marriage Act of 2006 in its publication Crime in India। ये जितने भी क्राइम होते हैं, रजिस्टर्ड क्राइम जितने होते हैं किसी भी तरीके के हो, वो एनसीआरबी सबका डेटा रखता है। गेटिंग? इट इज ए वेरी बिग बॉडी और इनकी एक रिपोर्ट आती है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी और इसी का डेटा लेके सारे स्टेट्स देखती हैं कि उनके यहाँ क्राइम कितना हो रहा है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और ये डेटा अभी 2021 तक ही अवेलेबल है। गेटिंग? एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ एनसीआरबी, द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर द पीसीएमए एक्ट ऑफ 2006 ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, ये 5 साल का डेटा है, 17 से लेकर 21 तक। इन 2017 द क्राइम वाज 395, इन 2018 इट वाज 501, इन 2019 इट वाज 523, इन 2020 इट वाज 785 एंड इन 2021 इट वाज 1050। तो आप देख रहे हो ये इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर प्रोग्रेसिंग आवर कंट्री या कंट्री के प्रोग्रेस में। ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है कि आपके यहाँ चाइल्ड मैरिजेस के बढ़ रहे हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब एक दूसरी रिपोर्ट आती है NFHS 5 की। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो ये करते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, इसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस रिपोर्ट की फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, द शेयर ऑफ वुमेन एज्ड 20 to 24 who married before turning 18 has declined from 27% to 23% in the last 5 years. Getting? Child marriage is a key determinant of high fertility, poor maternal and child health and lower social status of women. तो चाइल्ड मैरिज होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सारी आप इसमें दी गई है कि पुअर मैटरनल हेल्थ होती है, हाई फर्टिलिटी भी होती है, चाइल्ड की हेल्थ अच्छी नहीं होती है। ओके, सो these आर द प्रॉब्लम्स विद चाइल्ड मैरिज। वेस्ट बंगाल एंड बिहार with around 41% of such women cases have the highest prevalence of child marriage. तो इसमें 3 स्टेट हैं, एक है वेस्ट बंगाल, दूसरी है बिहार और तीसरा है त्रिपुरा। तो इन तीनों स्टेट्स में चाइल्ड मैरिज के सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। मैक्सिमम रिडक्शन कितनी स्टेट्स में हुई है?
तो वो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। सो इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखी गई है। ओके, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 31.8% ऑफ वुमेन इन असम वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। गेटिंग, पहले ये डेटा था लगभग 30%, अब ये इंक्रीज होके हो गया है 31.8%। सो नेशनली दिस child marriage rate is decreasing, but in Assam it is increasing. So this is not a very good sign for Assam. Okay, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है चाइल्ड मैरिजेस को लेके। सो दिस थिंग यू शुड नो। चाइल्ड मैरिजेस होती हैं तो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है बॉडी की। गेटिंग, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टॉप दिस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लिए हैं टू कर्ब चाइल्ड मैरिज। पहला एफर्ट क्या है? अवेयरनेस ड्राइव। गेटिंग, इट टेक्स अवेयरनेस ड्राइव, मीडिया कैंपेन्स, आउटरीच प्रोग्राम एंड इश्यूज एडवाइजरीज टू स्टेट्स यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू हाईलाइट evil effects of this practice. Okay. The ministry has also written to all states to increase the number of CMPOs, as presence of statutory officers at local level would result in even more effective public engagement on the subject and prevent solemnization of child marriage. Okay. So अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर रहेंगे लोकल लेवल पे, सो दे विल हेल्प इन स्टॉपिंग दीज थिंग्स, टू स्टॉप दीज थिंग्स। फर्दर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द गर्ल चाइल्ड। दिस इज एन कंपोनेंट ऑफ अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति। ओके, वेयर इन क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन मैटर्स pertaining to gender equality and discouraging child marriage is an important focus area. तो आप देख रहे हो गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज लाती है, बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं जिनके थ्रू ये प्रिवेंट करना चाहती हैं चाइल्ड मैरिजेस को। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज NCPCR undertakes awareness program and consultations with stakeholders from time to time in this regard. So this is also very important body. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ये चाइल्ड के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करती है। ओके, सो इट ऑल्सो टेक्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस ड्राइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अवेयर पीपल ऑफ दिस इविल। इन एडिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड चाइल्ड लाइन विथ शॉर्ट कोड 1098. ओके, a 24/7 emergency outreach service for children in crisis, which responds with suitable interventions to call for any form of assistance, coordination with police, okay, child marriage prohibition officers, district protection unit, etc. तो CPMOs का अपॉइंटमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट्स हो, इनके लिए भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है ताकि इस इवल से निपटा जा सके। गेटिंग, सो दिस थिंग यू शुड नो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभी एक्ट लाया था जिसके थ्रू ये चाहते हैं कि जो गर्ल की एज है अभी जो 18 है उसको बढ़ा के 21 कर दिया जाए, और बॉयज की एज 21 तो है ही। ओके, सो दे वांट सेम एज फॉर गर्ल एंड बॉय टू मैरी, सेम एज। सो इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल namely Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 in the Parliament in 2021 for raising the age of marriage of women to 21 years to make it par with men. So government of इस age को बढ़ाना चाहती है। The proposed bill has also provisions to make consequential amendments in the enactment relating to age of marriage of parties such as, तो अगर इस एक्ट में अगर अमेंडमेंट होगा तो इसके बाद बहुत सारे एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। गेटिंग, जैसे क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872,
पारसीज का पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड फॉरेन मैरिज एक्ट ऑफ 1969। तो इन सारे मैरिजेस के एक्ट में हमको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। The bill since been referred to department related to Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports for examination। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है। बट अगर कोई बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको पास करने से पहले उसको पहले पार्लियामेंट की कुछ कमेटीज हैं उनके पास भेज दिया जाता है फॉर फर्दर डिस्कशन एंड डिबेट। ओके, तो पार्लियामेंट में कुछ स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, कुछ एडहॉक कमेटीज होती हैं, एडहॉक कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज। तो इन सब के बारे में मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें मैं आपकी सारी पार्लियामेंट्स की कमेटीज बताऊंगा। गेटिंग? अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो इस एक्ट को लेके डिस्कशंस हुए थे, इस पे और फर्दर डिस्कशंस रिक्वायर्ड थे, इसलिए इस एक्ट को पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स के पास भेजा गया है। ओके, सो व्हेन दिस डिस्कशन विल ओवर, ये फिर से पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगी, फिर वोटिंग होगी। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम असम की कुछ ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। सो असम स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ एंड वेस्ट बंगाल। गेटिंग? सो इन स्टेट्स के साथ अपनी वो बाउंड्री शेयर करता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। ये तो स्टेट साथ शेयर करता है। ये दो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। टू इंटरनेशनल बाउंड्री वो है आपकी डन एंड बांग्लादेश। गेटिंग? सो ये भूटान और बांग्लादेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सो ये ज्योग्राफी के बारे में होगी। अब मैं कुछ और चीजों के बारे में बता दे रहा हूं आपको। अब असम की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री, तो असम का जो बहुत ज्यादा फेमस रूलर्स थे उनका नाम था अहोम्स। ओके, अहोम डायनेस्टी was the most famous dynasty of असम। गेटिंग? और सबसे बड़ी डायनेस्टी थी असम में ये। सो दिस थिंग यू शुड नो। असम जब कॉलोनियल रूल में आया था तो वो कैसे आया था? बाई साइनिंग ट्रीटी ऑफ यंडाबू इन 1826। ओके, इसके बाद असम आ गया था अंडर कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल एरा बोल सकते हो आप। गेटिंग? और असम का जो हाई कोर्ट है, असम में एक हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट कहां पे है? वो है गुवाहाटी में। गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहां तक है?
वो है असम में, नागालैंड में, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। गेटिंग? असम के जो सीएम है का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। जो गवर्नर है वो है गुलाब चंद कटारिया। ओके, तो ये है असम के ये असम की हिस्ट्री के बारे में एक चीज, कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, ये कब कॉलोनियल रूल के अंडर आया, असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, असम के सीएम, असम के गवर्नर। ओके, ये चीजें होंगी। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि एनसीआरबी का चीफ कौन है। मैंने आपसे बॉडी डिस्कस की है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके जो चीफ है उनका नाम है विवेक गोगिया। गोगिया, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, सो यू शुड नो विवेक गोगिया। गेटिंग? और एनएफएचएस की जो रिपोर्ट आती है वो कब कब पब्लिश हुई है? एनएफएचएस ये क्या है? नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। ओके, इसकी रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? ये करता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गेटिंग? इसके मिनिस्टर कौन है? इसके जो मिनिस्टर है सुख मांडविया। ओके, मनसुख मांडविया इसके मिनिस्टर है। गेटिंग? ये रिपोर्ट पब्लिश कब कब गई थी? तो अभी तक इसकी 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं। तो NFHS 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको सबकी ईयर बता देता हूँ। जो पहली रिपोर्ट इसकी आई थी वो आई थी आपकी 1992-93 में। जो दूसरी रिपोर्ट आपकी आई थी वो थी आपकी 1998-99 में। इसकी थर्ड रिपोर्ट आई थी 2005-06 में। फोर्थ रिपोर्ट केम इन 2014-15 and the last report came in 2019-2020। गेटिंग? सो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि एनएफएचएस पहला कब आया था, दूसरा कब आया था, तीसरा कब आया था, चौथा कब आया था या पांचवा कब आया है। गेटिंग? सो ये चीज आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको अलग से बताई हैं। गेटिंग? दिस थिंग and this thing, so you should know all these things. हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है रायसीना डायलॉग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज रायसीना डायलॉग? सो रायसीना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स committed to addressing the most challenging issues facing the international community. So ये एक डायलॉग एंड डिस्कशन का फोरम है। डायलॉग एंड डिस्कशन का फोरम है। In 2024, the 9th edition of Raisina Dialogue took place between 21 to 23 February. Getting? प्राइम मिनिस्टर
श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डायलॉग ऑन 21 फरवरी। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेलेन रिपब्लिक और ग्रीस, हिज एक्सेलेंसी मिस कायरियाकोस मित्सोताकिस। जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे कायरियाकोस मित्सोताकिस, ये इस बार के चीफ गेस्ट थे, who joined the inaugural session as the chief guest and delivered the keynote address. Getting? So इस बार के चीफ गेस्ट का नाम आप याद रख लीजिएगा। The ninth Raisina Dialogue witnessed participation of representatives from over 100 countries, including ministers, former head of states and head of governments, military commanders, captains of industry, technology leaders, academics, journalists, scholars on strategic affairs, expert from leading think tank and youth। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। गेटिंग? और सब बैठ के डिस्कशन करते हैं बहुत से टॉपिक्स को लेके फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जैसे आपका वॉर इन यूक्रेन, गाजा, आईमैक, साउथ चाइना सी, ओके, प्रॉब्लम्स इन अफ्रीका, देन आपका यूरोप, एशिया में जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो, ओके, क्लाइमेट, देन आपका सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और मैरीटाइम यू कैन से। सो बहुत सी सारी चीजों पे ऊपर डिस्कशन की जाती है या डिबेट की जाती है इस फोरम में। गेटिंग? अब थीम क्या थी 2024 के एडिशन की? वो थीम थी चाटुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ओके, द थीम इज चाटुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। तो इसको आप C5 बोल सकते हो। Getting? So this theme is very much important. You should learn this theme. अब इस बार के जो डिस्कशन के वो पिलर्स क्या क्या थे? Like discussion on was done on 6 pillars. Getting? So जो thematic pillars थे वो थे tech frontiers, regulations and realities. The second pillar was peace with planet, invest and innovate. ये इन्वायरमेंट का टॉपिक था, ये टेक्नोलॉजी का था। थर्ड वन इज वॉर एंड पीस, आर्मरीज एंड एसिमेट्रीज। ओके, ये था वॉर के ऊपर, वॉर एंड पीस के ऊपर। फोर्थ वन वाज डीकोलोनाइजिंग, मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशन एंड इंक्लूजन। सो इंडिया अब नहीं चाहता कि पावर एक सेंटर पे जाके रुक जाए। आप यू नो इंडिया वॉन्ट्स मल्टी सेंट्रिक पावर, मतलब पावर के कई सेंटर हों। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीलैटरलिज्म। सो इंडिया वांट टू प्रमोट दिस, तो इसलिए ये पिलर था। द फिफ्थ वन इज द पोस्ट 2030 एजेंडा, पीपल एंड प्रोग्रेस। तो अभी तक जितने भी टारगेट्स थे, जैसे SDG के टारगेट्स थे और भी जितने टारगेट्स थे कंट्रीज के, वो केवल 2030 तक थे। बट अब क्या हो रहा है कि कंट्रीज 2030 के आगे भी देख रही हैं। गेटिंग? सो दैट्स वाई दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक पिलर, मतलब आगे की चीजें इसमें बताई जा रही हैं कि आगे कैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। गेटिंग? द लास्ट पिलर वाज डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सोवरेनिटी। सो इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, and largest democracy in the world. So we want to promote this. इसलिए इस पिलर को इंक्लूड किया गया था। Getting? So these are the 6 pillars on which discussions were done in the 9th Raisina Dialogue in New Delhi. Okay? So this thing you should know. अब रायसीना डायलॉग की हम हिस्ट्री जान लेते हैं। ओके, सो रायसीना डायलॉग इज एन एनुअल जियोपॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। तो इसको MEA और ORF मिलके ऑर्गेनाइज करती हैं इन न्यू दिल्ली। Getting named after Raisina Hill, where the seat of the government of India is located. The conference has emerged as India's premier conference on geopolitics and geoeconomics. Okay, so हमारी जो दिल्ली है वो रायसीना हिल पे बनी हुई है। ओके, रायसीना हिल। तो इस वजह से इसका नाम, इस कॉन्फ्रेंस का नाम रायसीना डायलॉग रखा गया है। गेटिंग? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सीट है वो, या हेडक्वार्टर बोल सकते हो या लोकेशन बोल सकते हो आप, वो रायसीना हिल पे है या न्यू दिल्ली में है, इसलिए इसको रायसीना हिल बोलते हैं, रायसीना डायलॉग बोलते हैं। गेटिंग? अब कुछ थीम्स है रायसीना डायलॉग के, एंड दिस रायसीना डायलॉग स्टार्टेड इन 2016। ओके, ये 26 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में। सो दिस ईयर यू शुड नो। अब इसके कुछ थीम्स हैं, आपसे एग्जाम में थीम्स पूछ सकते हैं। क्लैट में एक बार पूछा है थीम्स, डिफरेंट थीम दे देते हैं आपके और फिर पूछते हैं कि कौन से थीम इसमें से रायसीना डायलॉग में अभी तक नहीं लिया गया है। ओके, सो यू शुड नो थीम्स ऑफ रायसीना डायलॉग। सो 2014 का जो थीम था वो था चाटुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। जो 2023 का थीम था वो था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। गेटिंग? 2022 का जो थीम था वो था टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। थीम फॉर 2021 was navigating the alpha centuries. Getting? 2019 का जो थीम था वो था न्यू जियोमेट्रिक्स, फ्लूइड पार्टनरशिप्स, अनसर्टेन आउटकम्स। ये था 2019 का थीम। अब लास्ट के 3 थीम बचे हुए हैं। 2018 का था मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशंस, आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड ईडियम्स। गेटिंग? 2017 का जो थीम था वो था द न्यू नॉर्मल, मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी। थीम फॉर 2016 और द लास्ट थीम इज एशिया, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। गेटिंग? तो ये थे आपके सारे थीम्स ऑफ रायसीना डायलॉग फ्रॉम 2016 टू 2024। गेटिंग? सो ये सारे थीम्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। गेटिंग? अब हम ORF के बारे में जान लेते हैं कि ORF क्या है। So, it is an independent think tank based in New Delhi with 3 centers in Mumbai, Chennai and Kolkata. इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके 3 और सेंटर्स हैं, वो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। ओके, दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 5 सितंबर 1990। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है समीर सरन। सो समीर सरन इज द प्रेसिडेंट ऑफ ORF। ये बॉडी करती क्या है? इट सीक्स टू लीड एंड एड पॉलिसी थिंकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंडिया इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड एंड हेल्प्स डिस्कवर एंड इन्फॉर्म इंडियाज चॉइसेस। गेटिंग? सो इंडिया की ये प्रोग्रेस के बारे में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये लीड करती है। ओके, या इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में या फेयर सॉल्यूशंस के बारे में इंडिया को ये लीड करती है ऑन फेमस प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। इट कैरीज इंडियन वॉइसेस एंड आइडियाज टू फोरम्स शेपिंग ग्लोबल डिबेट्स। ओके,
It provides non-partisan, independent, well-researched analysis and inputs to diverse decision makers in government, business communities, academia and civil society worldwide. तो ये रिसर्च पेपर अपनी पब्लिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, तो उस पे अपनी ये व्यूज़ देते हैं गवर्नमेंट को, बिजनेस कम्युनिटीज़ को देते हैं, एकेडमिशियंस को देते हैं, सिविल सोसाइटीज़ को देते हैं. तो ये अपनी रिसर्च सबको they share this research with different industries so that it can help in development of India. Okay. And last thing, one thing I want to tell you कि 2023 की जो चीफ गेस्ट थी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत न्यूज़ में भी रहती हैं. उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी. Okay. So this was the two topics of the day, that is Assam Muslim marriage and divorce registration act of 1935. और हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था आपका रायसीना डायलॉग. मैंने इन दोनों टॉपिक्स में सब कुछ कवर किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके. उसके बाद करंट से रिलेशन, सारी चीज़ें मैंने इसमें, रिपोर्ट्स कोई हैं वो भी डिस्कस की हैं. सेकंड टॉपिक में भी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो. एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से, इफ यू लाइक द क्लासेस देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन DM me on Telegram channel, that is Udgam Law with Anurag. ओके, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप मेरे को DM करिए, मैं आपके सॉल्यूशंस दूंगा. ओके, आई विल सॉल्व योर डाउट. सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.